नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी से संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन निकलने वाले हैं राजस्थान से संबंधित, वो अपने क्या चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अपने पहले कल वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं और फिर आगे अपने स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पर लगाइए। अपने जो इस क्लास की मैंने पहले भी बताया है और आज नए बच्चे जुड़े हैं तो कुछ एक दिनों में अपने क्या है कि एक मैगजीन निकालेंगे, हर महीने की एक मैगजीन निकाले करेंगे। 15 या 20 रुपए की आपको मैगजीन मिलेगी और वो हमारे एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर मिलेगी, जिसकी आप पीडीएफ अपने प्रिंट भी निकलवा सकते हो, चाहे कैसे भी हो। और जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं वो साथ में इंडिया का करंट अफेयर दोनों की एक क्या है अलग से क्या है कि मैगजीन बनाई जाएगी और जिसमें पूरी की पूरी डिटेल के साथ क्या क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर महीने के लास्ट दिन आपको क्या ये मैगजीन दी जाएगी और अन्यथा साथ में साथ नोट्स तैयार करते जाइए, उसमें कुछ अलग बातें भी मिलेगी आपको। साथ में नोट्स ये तैयार कीजिए ताकि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर की जो बातें मैं लिखवाता हूं वो भी क्या कवर हो सके। तो शुरुआत करते हैं अपना कल जो पहला क्वेश्चन था उसकी अपने बात करते हैं। कल था कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, सूर्य नमस्कार कार्यक्रम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह प्रमाण पत्र किसे सौंपा गया है? तो मदन जी दिलावर को। किसे सौंपा गया? मदन जी दिलावर को। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान सरकार ने वस्त्र परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 की नई लागू की है। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यापार करों में वृद्धि। व्यापार और व्यापार करों में क्या है? वृद्धि, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट अपने बात करें, ये शायद प्रिंट गलत किया गया है इन्होंने। नेक्स्ट अपने बात करें, दी राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नया पद नाम क्या होगा? तो कुल गुरु होगा। क्या होगा? कुल गुरु होगा। पहले इनको कुलपति कहते थे लेकिन इंग्लिश में नाम वही है, वाइस चांसलर और प्रो वीसी, मतलब प्रो वाइस चांसलर, ये दोनों के नाम इंग्लिश में सेम टू सेम रखे गए हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो 12 में किया गया। कहां पर किया गया? 12 में किया गया। नेक्स्ट अपने याद रखना कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना, आपदा आती है तो क्या किया जाता है? सचेत किया जाता है। क्या किया जाता है? सचेत। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सचेत ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट याद रखना कि हाल ही में राजस्थान की किस लाख आर्टिस्ट का नाम इंडिया बुक वर्ल्ड में क्या दर्ज किया गया है? तो द्रौपदी मीणा का नाम। किसका नाम? द्रौपदी मीणा का नाम क्या इंडिया वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया और ये भारत की प्रथम महिला है, जिन महिला आर्टिस्ट है, लाख आर्टिस्ट है जिनका नाम वर्ल्ड बुक में, तथा भारत की तथा राजस्थान की प्रथम महिला आदिवासी है जिनका नाम, जिसमें क्या है कि प्रथम महिला आदिवासी जिनका नाम वर्ल्ड बुक में क्या दर्ज किया गया है। याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये थे आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो कल किए थे अपने, उनकी बात की है। अब अपने क्या आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो साथ के साथ नोट्स तैयार करते रहना। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना, देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है? रितिका सिंह है। कौन है? रितिका सिंह। याद रखना, रितिका सिंह का संबंध राजस्थान के टोंक जिले से है और इनका जन्म भी कहां हुआ है? मालपुरा टोंक में। तो मालपुरा टोंक की कौन है? रितिका सिंह है। कौन है? रितिका सिंह। याद रखना, इन्होंने, रितिका सिंह ने नेशनल विंटर आइस स्टोक्स चैंपियनशिप, नेशनल विंटर आइस स्टोक्स चैंपियनशिप जिसका आयोजन अपने बात करें तो जिसका आयोजन कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कहां पर? गुलमर्ग में। कहां पर किया गया? गुलमर्ग में किया गया। कब किया गया?
तो याद रखना 1 से 2 फरवरी, 1 और 2 फरवरी को क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो इन्होंने जो रितिका सिंह है, इन्होंने इस नेशनल विंटर आइस चैंपियनशिप में रितिका सिंह ने 4 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? रितिका सिंह ने 4 मेडल जीते हैं। 4 मेडल जीते हैं। 4 मेडल कौन कौन से जीते हैं? तो एक गोल्ड मेडल जीता है, दूसरा एक सिल्वर मेडल जीता है, और 2 क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। क्या जीते हैं? कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखना ये जो विंटर आइस स्टोक्स चैंपियनशिप है, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में क्या है कि हर साल ही किया जाता है। और इस बार जो 4 मेडल जीते हैं वो अपने क्या है कि राजस्थान की रितिका सिंह है, जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है। भाई भारत की ही पहली क्या है, ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है जिसने 4 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल जीते हैं। याद रखना इस जो चैंपियनशिप है इसमें 22 राज्यों के, कितने राज्यों के? 22 राज्यों के महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 22 राज्यों के महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने क्या लिया है? भाग लिया है। महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने क्या लिया है? भाग लिया है। अब याद रखना आइस स्टोक्स गेम कौन सा होता है? क्वेश्चन आएगा तो ये ही आएगा कि आइस स्टोक्स क्या है। एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार का याद रखना नृत्य है, ऐसे भी आ सकता है, एक प्रकार का जैसे अपने बात करें तो नाटक है, या इनमें से कोई नहीं, ये ऐसे ऑप्शन बना सकते हैं। तो याद रखना आइस टॉस एक प्रकार का खेल है जो कहां पर खेला जाता है? बर्फ पर खेले जाने वाला खेल है। बर्फ पर खेले जाने वाला खेल है, याद रखना। अब जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ती है तो हर साल क्या है कि यहां पर सर्दियों के टाइम में विंटर दिखा है ना, तो खेले जाने वाला खेल है। हर साल क्या है कि गुलमर्ग में क्या है चैंपियनशिप होती है। वापिस से सुन लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन सी है? तो रितिका सिंह है, जो कहां की? अपने राजस्थान के मालपुरा टोंक की। याद रखना नेशनल विंटर आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में आयोजन कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। कब किया गया? 1 से 2 फरवरी को किया गया। और रितिका सिंह ने इसमें कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल जीते हैं। कौन कौन से? एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। याद रखना इस चैंपियनशिप में 22 राज्यों के महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने क्या लिया है? भाग लिया। आइस स्टोक्स क्या होता है? याद रखना एक प्रकार का खेल है जो बर्फ पर क्या है खेला जाता है। ये मोस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट में क्वेश्चन बनेगा तो वो सीधा मेडल पूछ लेगा, या अपने पूछ लेगा देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है, कहां से संबंध है इसका, किस जिले से है, किस राज्य से संबंधित है, इनकी ये बातें पूछ लेंगे। लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आइस स्टोक्स क्या है, अब पता नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं अगर नहीं पढ़ा होता। तो याद रखना आइस स्टोक एक प्रकार का खेल है। आइस का मतलब याद रखना बर्फ, तो वहां पर थोड़ा बहुत अगर दिमाग लग गया तो याद रखना आइस स्टोक एक प्रकार का खेल है जो बर्फ पर क्या है खेला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि कवि लक्ष्मण दान कविया जिन्हें कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कवि लक्ष्मण दान कविया जिन्हें कवि काग पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो याद रखना कवि लक्ष्मण दान कविया का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से। किस जिले से है? नागौर जिले से। ये खेण मुंडवा नागौर के निवासी है। खेण मुंडवा नागौर के निवासी है। याद रखना ये कवि जो काग पुरस्कार है ये काग चौथ पर, कौन सी चौथ पर? काग चौथ पर दुल्ला भाया, एक कवि थे दुल्ला भाया की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। दुल्ला भाया की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। दुल्ला भाया की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। यह पुरस्कार भक्त कवि दुल्ला भाया की पुण्यतिथि पर क्या है दिया जाता है। तो मिला किसे अब की बार? कवि लक्ष्मण दान कविया को मिला है, जो कहां से है? तो नागौर जिले के खेण मुंडवा जिले से। खेण मुंडवा स्थान से क्या है क्षेत्र से क्या संबंध रखते हैं। याद रखना जो कवि लक्ष्मण दान कविया है ये भारत के प्रथम कवि है भी, जिनके प्रथम कवि है
जिनके 7 या सतसई ग्रंथ 7 या सतसई ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं। सतसई ग्रंथ क्या है? प्रकाशित किए गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं। तो याद रखना, कवि लक्ष्मणानंद कवि भारत के प्रथम कवि है जिनके, ये इतना अलग है कि भारत के प्रथम कवि है जिनके 7 या सतसई ग्रंथ क्या है? प्रकाशित किए गए। कितने ग्रंथ प्रकाशित किए गए? 7 या सतसई ग्रंथ क्या है? प्रकाशित किए गए हैं। ये याद जरूर रखना भी, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक और चीज याद रखना, लक्ष्मणदास कविया किस भाषा के कवि है? तो डिंगल भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? डिंगल भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? डिंगल भाषा के क्या है? कवि है, जो राजस्थान के खेड़ मुंडवा नागौर जिले से संबंध रखते हैं। इनको जो अवार्ड दिया गया है, ये भक्त कवि दुल्ला भैया की पुण्यतिथि पर क्या है कि हर साल अवार्ड दिया जाता है, कवि काग पुरस्कार। ये काग चौथ पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? काग चौथ पर दिया जाता है। ये अपने त्योहारों में भी क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है, ये भी जरूर याद रखना। तो माघ चल रहा है, तो माघ चल रहा है, तो अब माघ शुक्ल चतुर्थी को काग चौथ मनाई जाती है। तो ये भी आ सकता है कि त्योहारों में काग चौथ कब मनाई जाती है, ये भी क्या है कि याद रख लेना। आपके मेले में त्योहार आए टॉपिक, तो ये भी याद रख लेना। सारी की सारी बातें क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 5 जून 2021 को हुई। कब हुई? 5 जून 2021 को हुई। कमेंट में आंसर बताना कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखना। तो कमेंट में ये जरूर आंसर बताना, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। याद रखना, मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना की शुरुआत कब हुई? 5 जून 2021 को। कब हुई? 5 जून 2021 को। विभाग कौन सा है? तो कौन से विभाग ने शुरुआत की? तो याद रखना, विभाग इसमें कौन सा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। अधिकारिता विभाग ने क्या योजना शुरुआत की है। नेक्स्ट याद रखना, प्रावधान क्या है? मेधावी छात्रों को, इस योजना में प्रावधान क्या है? मेधावी छात्रों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो छात्र हैं उनको क्या की निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की क्या है कोचिंग करवाई जाती है इस योजना के तहत। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसके लाभार्थी कौन है? लाभार्थी याद रखना, लाभार्थी इसके हैं SC, ST, OBC और EWS। और EWS में भी कौन? जिनकी आय 8 लाख से कम है, जिनकी आय 8 लाख से कम, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है भी। तो याद रखना, स्वर्ण है EWS में कौन है? स्वर्ण, जिनकी वार्षिक आय कितनी है? 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम। तो लाभार्थी SC, ST, OBC की। अब अपने बात करें तो इस योजना में चयन कैसे किया जाता है? तो याद रखना, चयन 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रतिशत या परसेंटेज के आधार पर, आपके 10वीं में कितने परसेंट बने उसके आधार पर क्या इस योजना के अंदर क्या है तहत चयन किया जाता है। याद रखना, इसमें लाभ कितना मिलता है? तो लाभ मिलता है 1 वर्ष तक निःशुल्क कोचिंग, 1 वर्ष तक निःशुल्क कोचिंग, 1 वर्ष तक कौन सी है? निःशुल्क कोचिंग है। याद रखना, निःशुल्क कोचिंग 1 वर्ष तक क्या है? निःशुल्क कोचिंग, इसका क्या है? प्रावधान किया गया। याद रखना। और
आवास हेतु 40,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त सहायता भी मिलती है। तो आवास हेतु कितने मिलते हैं, तो 40,000 रुपए पर अतिरिक्त सहायता भी। याद रखना इसके अंदर और प्रावधान क्या है कि आवास हेतु 40,000 रुपए अतिरिक्त सहायता भी मिलती है, अतिरिक्त सहायता भी। अभी याद रखना कि हर साल, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, हर साल, हर वर्ष 30,000, कितने, 30,000 छात्रों को शामिल किया जाता है। कितने छात्रों को, 30,000, पूरे राजस्थान में 30,000 छात्रों को क्या है, शामिल किया जाता है 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रतिशत के आधार पर। तो याद रख लेना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब शुरू हुई थी, तो 5 जून 2021 को विभाग सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग प्रावधान मेधावी छात्रों को निःशुल्क प्रतिभागी परीक्षा कोचिंग, लाभार्थी SC ST OBC और EWS की जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से क्या है, कम है। चयन कैसे किया जाता है, तो चयन किया जाता है 10वीं में 12वीं कक्षा के प्रतिशत के आधार पर। लाभ 1 वर्ष निःशुल्क क्या है, कोचिंग मिलती है, साथ में आवास हेतु 40,000 रुपए क्या अतिरिक्त सहायता मिलती है, और नोट हर वर्ष 30,000 बच्चों को क्या है, शामिल किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। अब मैंने ये क्यों करवाई है, क्योंकि ये क्या है कि योजना अभी क्या चर्चा में चल रही है, क्योंकि इसकी लास्ट तारीख क्या है, 10 तारीख है, और जिस भी बच्चे के अच्छे परसेंट बन रहे हैं तो वो क्या है कि निःशुल्क कोचिंग, उसमें क्या है, कोचिंगों की अलग अलग लिस्ट है, जिस भी कोचिंग में आप कोचिंग करना चाहते हो तो उसमें क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हो, ई मित्रा से आपका अप्लाई होगा। इसीलिए क्या है, योजना चर्चा में चल रही है, 10 तारीख लास्ट है, तो ये क्या है कि आने वाले एग्जामों में भी जरूर पूछी जाएगी, इसलिए क्या है आपको क्वेश्चन है करवाया। नेक्स्ट अपने बात करें कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड, कौन सी, पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है वो किसने जीता है, रजत चौहान ने जीता है। किसने जीता है, रजत चौहान ने जीता है। किसमें, कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, किसने, रजत चौहान ने। याद रखना रजत चौहान राजस्थान में DSP पद पर क्या है, कार्यरत है, DSP पद पर क्या है, कार्यरत है, DSP पद पर क्या है, कार्यरत है रजत चौहान। और रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और याद रखना कि अपने 38वें नेशनल गेम्स में डेली के डेली क्या है कि मेडल जीतते रहते हैं। तो साइकिलिंग में व्यक्तिगत श्रेणी में देवेंद्र बिश्नोई ने 1000 मीटर में, याद रखना साइकिलिंग में, और साइकिलिंग में राजस्थान को 38वें नेशनल गेम्स में मोनिका जाट ने पहला पदक दिलाया था, जो बीकानेर जिले की क्या है, निवासी है। याद रखना साइकिलिंग में देवेंद्र बिश्नोई ने व्यक्तिगत श्रेणी में, लिखना मोनिका जाट को महिला श्रेणी में मिला था, साइकिलिंग में व्यक्तिगत श्रेणी में, साइकिलिंग में व्यक्तिगत श्रेणी में देवेंद्र बिश्नोई ने, किसने, देवेंद्र बिश्नोई 1000 मीटर ने 1000 मीटर ट्रायल स्पर्धा में, 1000 मीटर ट्रायल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। याद रखना साइकिलिंग में राजस्थान की टीम ने, ये तो व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने अकेले ने जीता है, और राजस्थान की टीम ने साइकिलिंग में, राजस्थान की टीम ने 4000 मीटर में, कितने हजार मीटर में, 4000 मीटर में पैराशूट स्पर्धा में, कौन सी स्पर्धा में, पैराशूट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। ये क्या है, 38वें नेशनल गेम्स के बारे में क्या है, मुख्य बातें याद रखना, क्योंकि मैंने वैसे तो 38वें नेशनल गेम्स की पूरी बातें बता रखी है। 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन अपने बात करें तो उत्तराखंड में किया जा रहा है। इसकी मुख्य जो शुभंकर का नाम याद रखना मौली है, मौली एक प्रकार का वहां का पक्षी है जिसको दर्शाया गया है। एक याद रखना कि इसकी मसाल का नाम क्या है, तेजस्विनी है। राजस्थान के 421 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजस्थान दल के जो मुख्य है अजीत सिंह जी शेखावत है। अपने राजस्थान के जो
ध्वजवाहक है वो कौन है? ओम प्रकाश जी मिठारवाल थे जो ध्वजवाहक बने थे। याद रखना कि 38वें नेशनल गेम्स में पहला पदक किसने जीता है? मोनिका जाट ने जीता है। साइकिलिंग में बीकानेर जिले की निवासी है, याद रखना। और इस 38वें नेशनल गेम्स में 35 खेल शामिल है और 47 स्पर्धाएं क्या है? शामिल है। ये क्या है कि मुख्य मुख्य जो बातें हैं 38वें नेशनल गेम्स में, इससे बाहर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा याद रखना कि जो 38वें नेशनल गेम्स में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रजत चौहान। रजत चौहान का नाम क्यों आएगा? क्योंकि रजत चौहान क्या है? डीएसपी पद पर क्या है? कार्यरत है, इसीलिए इनका नाम पूछा जा सकता है। याद रखना साइकिलिंग में व्यक्तिगत श्रेणी में किसने जीता? देवेंद्र बिश्नोई ने 1000 मीटर ट्रायल में स्पर्धा में क्या है? रजत पदक है जीता है। साइकिलिंग की राजस्थान की टीम ने 4000 मीटर में पैराशूट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक है जीता है। ये नेशनल गेम्स की जो भी बातें हैं वो क्या है कि डेली के डेली आपको करवाते हैं एक आधा क्वेश्चन, और जिस दिन ये प्रतियोगिताएं खत्म हो जाएगी तो उस दिन अपने हर इवेंट के क्या है पदक लिखेंगे, कितने पदक किसने जीते हैं, और खिलाड़ियों के नाम भी जरूर लिखेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो याद रखना जो डॉक्टर मंगत बादल को दिया गया। किसे दिया गया? राजस्थान के डॉक्टर मंगत बादल को क्या है? सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान दिया गया। किसे दिया गया? राजस्थान जो राजस्थानी रूंगटा जो सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा क्या साहित्य सम्मान दिया गया। याद रखना ये जो सम्मान है सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान, ये 2017 में नीरज व्यास को भी मिल चुका है। नीरज व्यास को भी मिल चुका है। एक याद रखना यह सम्मान राजस्थान के रामस्वरूप किसान को भी मिल सका है। रामस्वरूप किसान को भी मिल चुका है। रामस्वरूप किसान कहाँ के निवासी है? तो याद रखना परलिका नौर के हैं। परलिका आपने सुना होगा नाम, तो परलिका नौहर के निवासी है रामस्वरूप जी किसान। उनको भी क्या है? नौर कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? नौर हनुमानगढ़ में। कहां पर है? नौर हनुमानगढ़ में है, याद रखना। तो सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे मिला है? 2017 में नीरज व्यास को मिला है। और अब की बार जो किसे मिलेगा? डॉक्टर मंगत बादल को। ये जो पुरस्कार वो सीताराम किसान को भी मिल सका है, जो किससे क्या है? परलिका के नौर हनुमानगढ़ के क्या है? निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया था कि पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो बैंकॉक में किया जा रहा है। बैंकॉक कहां पर? तो थाईलैंड में किया जा रहा है। कहां पर? बैंकॉक थाईलैंड में किया जा रहा है। और भारत की तरफ से भाग लेने वाले 2 वीर पुत्र जिनका नाम क्या है? बीकानेर के निवासी है अपने, एक तो स्वामी जी अपने रिश्तेदार जी श्याम सुंदर स्वामी। कौन है? श्याम सुंदर स्वामी जी। और नेक्स्ट अपने बात करें तो याद रखना कि श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा दोनों ही कहां के हैं? बीकानेर के। कहां के? धन्नाराम गोदारा। इन दोनों ने क्या है? इसमें भाग लिया है। अब भाग लिया तो इन्होंने क्या पदक भी जीता है। तो अब अपने बात कर लेते हैं इन्होंने कौन कौन से पदक जीते। तो याद रखना श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड इवेंट में, तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट, वापिस से लिख लो, श्याम सुंदर स्वामी ने तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में रजत पदक जीता है। कंपाउंड इवेंट में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। दूसरा याद रखना कि धन्नाराम गोदारा ने तीरंदाजी के रिकर्व इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इनके इवेंट के अलग अलग नाम होते हैं, तो वो ये कंपाउंड इवेंट है, ये रिकर्व इवेंट है। इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इनका तो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि संस्कृति विभाग की सेकंड ग्रेड में अभी एग्जाम हुआ था पिछले महीने, तो उसमें आया था ये
कि श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से है। किससे है? तीरंदाजी से है, ये याद रखना। तो तीरंदाजी से दोनों खेलों का, क्योंकि इवेंट ही किसका है? तीरंदाजी का। तो खेल तो संबंध याद रखना तीरंदाजी से। दोनों जिले कौन से है? तो बीकानेर जिले के हैं। याद रखना कि श्याम सुंदर स्वामी ने जो बैंकॉक में आयोजित पैरा एशिया में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। धन्नाराम गोदारा ने रिकर्व इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक है जीता है। दोनों के याद रखना कि कौन से खेल से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। और श्याम सुंदर स्वामी, तो मेरा याद रखना, याद हो जाएगा, श्याम सुंदर स्वामी, धन्नाराम गोदारा दोनों ने क्या है? तीरंदाजी खेल से संबंधित है और दोनों ही क्या है? बीकानेर जिले से संबंधित है। और ये आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो बीकानेर के थाईलैंड में किया जा रहा है इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की हैंडबॉल टीम की कोच के पद पर उमा वर्मा का चयन हुआ है। ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना 38वें नेशनल गेम में राजस्थान की हैंडबॉल टीम की, राजस्थान की जो हैंडबॉल की टीम है, इसमें जो कोच पद पर चयन हुआ है उमा वर्मा, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो श्री गंगानगर जिले से है। तो श्री गंगानगर जिले की ये लालगढ़ की निवासी है कौन? उमा वर्मा, जो राजस्थान टीम की क्या है? हैंडबॉल की क्या बनी है? कोच बनी है। क्या बनी है? कोच बनी है। और आज के अखबार के फ्रंट पेज पर क्या है, जो लोकल का अखबार है उसमें क्या छपी है इनका नाम? तो उमा वर्मा का संबंध याद रखना हैंडबॉल खेल से संबंधित है। और ये 38वें नेशनल गेम्स में क्या है कि हैंडबॉल टीम की क्या बनी है? कोच बनी है, जो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? श्री गंगानगर जिले के लालगढ़ की क्या है? ये निवासी है। तो इनका संबंध भी याद रखना किस जिले से है? श्री गंगानगर जिले की है, लालगढ़ की क्या है? ये निवासी है। ये क्या है? मुख्य क्या अपने याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2025 परीक्षा पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य है परीक्षा के दौरान वॉरियर्स बनने की प्रेरणा देना। वॉरियर्स बनने की क्या प्रेरणा देना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जिसमें अपने 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। और एक भी क्वेश्चन क्या है कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा। तो जो भी लिखवा रहा हूं डेली के डेली नोट तैयार करते जाइए। अब अपने बात करते हैं कि सुजस बुलेटिन पर। सुजस बुलेटिन क्या है कि सेहत का वरदान बने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, 11.57 लाख से अधिक लोग क्या है? लाभान्वित हुए हैं। तो याद रख लेना कि आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में, ये लिख लेना, आयुष्मान योजना में 11.57 लाख योजना में 11.57 लाख से अधिक लोग क्या है? लाभान्वित हुए हैं। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें सुजस बुलेटिन में, तो ये याद रखना कि राहत का दूसरा नाम किसान रजिस्ट्री शिविर, फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाए जा रहे हैं। 5 तारीख से 31 मार्च तक चलेंगे। प्रत्येक पंचायत में 3 दिन चलेंगे। और किस योजना के तहत चला रहे हैं? एग्रीस्टैक योजना के तहत चला रहे हैं। और इसमें किसानों को क्या है कि 11 अंकों की क्या दी जाएगी? पहचान आईडी दी जाएगी, जिसमें अलग अलग, जैसे पशु मंगला योजना हो गया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गया, जिसमें आपको 6,000 रुपए मिलते हैं और 2,000 रुपए राज्य सरकार देती है। 8,000 टोटल साल के रुपए मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये कैंप लगाए जा रहे हैं और इसमें एक पहचान आईडी दी जा रही है 11 अंकों की। याद रखना 11 अंकों की, बस क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। और ये क्या है कि पहचान आईडी दी जा रही है, तो जो अलग अलग योजनाएं चल रही है किसानों के लिए, उनका क्या फायदा इनको मिलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये रही, याद रखना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की अंतिम तारीख क्या है? 10 फरवरी है। मैंने पहले भी बता दी, 30,000 बच्चे क्या हर साल लिए जाते हैं, जिसके परसेंट अच्छे हैं 10वीं में और 12वीं में 18% से एबव है, तो वो क्या है कि बच्चे अप्लाई जरूर करना। आपको निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है और उसमें हर कोचिंग का क्या है? नाम है। तो गंगानगर की भी एक आधी कोचिंग है। हर जिले में क्या है कि एक, हर जिले में तो नहीं कह सकते, क्या है कि उसमें भी क्या है कि हर साल जो कोचिंग शामिल होती है, इसमें भी क्या है कि इनकी क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हर साल कोचिंग शामिल होते हैं। इनको क्या है कि अपने साल की कमाई का टर्नओवर भी दिखाना पड़ता है, 2 करोड़ रुपए, या जगह भी दिखानी पड़ती है, सब कुछ दिखाना पड़ता है, बिल्डिंगें भी दिखानी पड़ती है। इस कारण क्या है कोचिंगों को शामिल किया जाता है।
ये याद रखना कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी तक चलेंगे, जिसके भी बच्चे के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएस से संबंधित जो भी भर्ती है उनकी क्या निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। और जिन बच्चों के 18% से एबव है वो क्या जरूर अप्लाई करना, क्योंकि बाकियों का तो नंबर, क्योंकि पूरे राजस्थान में 30,000 बच्चे लिए जाएंगे, वो देख लो 30,000 कितने का है। और अपने एक भर्ती में भी क्या कि लाख लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो देख लेना कितने 30,000 होते हैं। तो 18% तो एबव होने ही चाहिए भी जिसने ये अप्लाई करना है। तो ये थे अपने सुजेस बुलेटिन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, कल अपने क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई, तो 5 फरवरी 2025 को शुरुआत की गई। आज का अपना क्वेश्चन रहेगा, याद रखना कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। रिफ के बारे में है, रिफ 2025 के बारे में मैंने सभी की सभी बातें लिखवा रखी है। और ये क्या कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि इसका आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।